नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव बंसल मेरे सहयोगी रवि सैनी के साथ मेडिकल प्रोग्राम्स हम मीडिया के माध्यम से आपको दिखाते रहते हैं। आज हम एक ऐसे डॉक्टर के पास बैठे हैं जो झांसी के अंदर एक डायर नीड थी जिन डॉक्टर्स की, डॉक्टर अनिल चाहर ईएनटी सेंटर और डॉक्टर अनिल चाहर एमएस ईएनटी, जो विगत 5 वर्षों से श्री काली देवी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे थे। अब इन्होंने अपना अलग से अनिल चाहर डॉक्टर के नाम से मेम के बाग में नज़दीक जाट धर्मशाला के पास अपना क्लिनिक बनाया है। वन ऑफ द बेस्ट एंड कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं डॉक्टर अनिल चाहर से बात करते हैं, आइए। और ईएनटी की क्या क्या डिजीज होती हैं और इसके बारे में तो ये पूरा यानी कि इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका मेरे झांसी की आवाज़ मीडिया पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। थैंक यू जी। अब मैं डॉक्टर अनिल एमएस ईएनटी पिछले 5 साल से अपनी सेवाएं काली देवी में दे जा रहा था झांसी के अंदर। अब मैंने अपना कर लिया। मेरे को इतने साल हो गए झांसी में करते हुए कि मेरे को लगा कि भी यहाँ पे एक ईएनटी की फुल टाइम रिक्वायरमेंट है। जो इस मेरे को लगा कि मैं अपना कर लिया जाए। जो नीडी बंदे होते हैं, कई बार पे नहीं कर पाते, उनका हम मिनिमम चार्जेस पे ट्रीटमेंट कर सके। और रहते हैं कि आमतौर पे हमारे पास पेशेंट क्या आते हैं, ईयर के, जिसे मवाद आना, रेशा आना, ठीक है। और हो सकता है कि कई बार अंदर खून भी आता है, गंदगी, बदबू भी आती है। तो आमतौर पे जब हम उसको सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है कि उनकी क्लीनिंग करना। क्लीनिंग कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आधे से ज़्यादा गंदगी तो निकल जाती है। फिर दवाई डालोगे और हो सकता है कि वो सेटल भी हो जाता है। और कई बार क्या होता है कि सफाई करने से सारा का सारा गंदगी निकलने से बिल्कुल सही भी हो जाता है और कई बार उसमें छेद भी होता है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कान के पर्दे की लेकर, बड़े कॉन्शियस होते हैं और हम कोई हाइजेनिक सेंस भी नहीं रखते। किसी क्वैक के यहाँ फंस जाते हैं, उंगली मारते हैं, तिनका मारते हैं या क्वैक से मैल निकलवा लेते हैं और उसके बाद बिगड़ा हुआ केस आपके पास आता है। कैसे? देखो, कई बार क्या होता है कि कान के अंदर थोड़ा मोटा मैल बनता है। मैल बनना एक नॉर्मल फिनोमेना है जो सबको होता है। किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है। अब मैल बन गया, कान बिल्कुल बंद हो जाता है। हम कभी कभार ये सोचते कि जाना है यार यहाँ से थोड़ा सा डॉक्टर के पास, नहीं यहीं से करवा लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि उसमें जब निकालते हैं, कोई भी डॉक्टर निकालने लग जाता है तो वो क्या करता है, थोड़ा सफाई करता है तो उसकी वजह से कान में इन्फेक्शन हो जाता है और अंदर की स्किन थोड़ी सूज जाती है, जिससे बिल्कुल इन्फेक्शन होने की वजह से कान का पर्दा भी ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब हमारे पास आते हैं, हम अच्छी तरह उसको धीरे धीरे करके साफ़ करते हैं और क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करने के बाद हमें अंदर दिखता है कि पूरा इन्फेक्टेड हो रखा है, तो हम थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, उससे थोड़ा वो सेटल हो जाती है। एंडोस्कोपी करते हैं आप? हाँ, ये जो सारी क्लीनिंग की जाती है एंडोस्कोपिकली ही की जाती है। पेशेंट के साथ जो अटेंडेंट आता है वो आराम से बैठता है, वो सारी चीज़ें देखता है कि हमारे यहाँ सारी चीज़ें एंडोस्कोपिकली ही होती हैं। जो भी होता है सारा सामने टीवी में देखता है। उससे हम चाहे कान का हो, चाहे नाक का हो, चाहे गले का, सारा का सारा टीवी में दिखता है। और साथ में जो अटेंडेंट आता है वो भी उस सारी चीज़ें देख रहा होता है, जिससे उसको भी पता लग जाता है कि दिक्कत क्या है। जब मान लो हम क्लीनिंग करते हैं और उसके बाद हमें लगे कि कान के पर्दे में सुराख है, सबसे पहले जब भी कोई कान के पर्दे में सुराख और रेशा है तो इसका मतलब वो कान का पर्दा इन्फेक्टेड है। तो उसके लिए हमें थोड़ा मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। क्लीनिंग के साथ वो देते हैं, वो ड्राई हो जाता है। उसके बाद हम उसकी कान के पर्दे का ऑपरेशन करते हैं। वो भी हम एंडोस्कोपिकली ही करते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये जानूंगा कि ईएनटी, ईयर, नोज एंड थ्रोट, तीनों इंटरकनेक्टेड होते हैं आपस में। इसके बाद आती है नाक की हड्डी बढ़ जाना, उसका क्या करते हैं? नाक के अंदर पॉलिप हो जाना, इसके लिए इसका भी ट्रीटमेंट है? 2 चीज़ें हैं इसमें। एक तो खाली नाक की हड्डी टेढ़ी होती है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने के कारण ये तो एक तो जन्मजात हो सकता है, बाय बर्थ हो सकता है। कई बार क्या होता है, एक्सीडेंटली किसी का ट्रॉमा हो जाए, नाक के ऊपर चोट लग जाए, ठीक है, किसी ने लड़ाई झगड़े में नाक पे गुस्सा मार दे, जिससे नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। ठीक, इसका यही है कि हम ऑपरेशन करके सीधा किया जा सकता है अगर उसको नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा है तो। अगर नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा नहीं है तो हम उसके ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट इतनी नहीं पड़ती। ठीक, और वो भी जब हम ऑपरेशन करते हैं उसको नाक की हड्डी को सीधा करने
के ऑपरेशन को सेप्टोप्लास्टी कहा जाता है और वो भी दूरबीन द्वारा ही की जाती है। एक आँखों से पानी बार बार गिरना, ज़्यादा आना, ये भी इंटरकनेक्शन है इसका। देखो क्या होता है कि आँखों से ज़्यादातर सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भी आंसू जो होते हैं आँख में आते हैं, उसका एक रास्ता जो होता है नाक के अंदर खुलता है। जो सारे के सारे आंसू होते हैं नाक के अंदर जाके ड्रेनेज होती है। अगर कहीं किसी वजह से भी नाक का जो रास्ता है आंसू वाला वो बंद हो जाए, जिससे कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई और सारा का जो आंसू हो क्या करेगा, वो बाहर ही आएगा, ओवरफ्लो होगा तो ना बार बार आपको आंखों से आंसू आते रहेंगे। इसका भी ऑपरेशन यहाँ है? हाँ, इसका भी ऑपरेशन होता है, वो भी दूरबीन से होता है, नाक के थ्रू होता है। उसमें एक्सटर्नल कोई भी आपको चीरा नहीं लगेगा, कोई भी इंसिजन नहीं दिया जाएगा, सारा का सारा बाइनोकुलर से ये नहीं, सारा का सारा आपका एंडोस्कोपी से करते हैं। सारा का सारा। अच्छा, एक लार पड़ती है, ज़्यादा लार आती है मुंह से, कोई ग्लैंड होती है उसकी, देखो थूक जैसे थूक वाला जो थूक हमारे बनता है वो 2 ग्लैंड्स बनते हैं। एक तो पैरोटिड ग्लैंड होता है और एक होता है सबमेंडिबुलर ग्लैंड, जो दोनों का अलग अलग रास्ता होता है, तो ड्रेन करता है नाक के अंदर, मुंह के अंदर खुलता है। एक तो जीभ के नीचे और एक दांतों के साइड में, ठीक। तो वो कई बार क्या होता है कि जो जीभ के नीचे जो रास्ता खुलता है उसमें वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से सबमेंडिबुलर ग्लैंड का जो सलाइवा वो निकल नहीं पाता और स्वेल कर जाता है, और उसके अंदर धीरे धीरे इन्फेक्शन होने की वजह से और ज़्यादा स्वेल कर जाता है और पूरा फैल जाता है। तो उसका भी आपके पास ट्रीटमेंट है? हाँ, उसके बाद ये है कि सबसे पहले हमें देखा जाता है कि भी इसके अंदर इन्फेक्शन ही खाली हो रखा है खाली, या कोई स्टोन भी बना हुआ है। अगर मान लो लगे कि भी ये मेडिकली ट्रीट हो सकता है तो सबसे पहले उसको मेडिकली ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर मान लो लगे कि उसके अंदर सबमेंडिबुलर ग्लैंड के अंदर स्टोन वगैरह है और नहीं निकल पा रहा है और ट्रांसओरल, तो हमें ये लगता है कि इस बेटर है कि सबमेंडिबुलर का एक्सीजन कर दिया जाए। सब आप तो इंसाइक्लोपीडिया हैं, सारे जानते हैं। थायराइड का एक और ट्रीटमेंट होता है, वो भी ईएनटी ही करते हैं, जो नोट बन जाती है, उसको कैसे करते हैं आप? सर, थायराइड एक हार्मोनिकल डिजीज है। कई बार क्या होता है कि ब्लड के अंदर थायराइड जो है वो क्या करती है कि हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें थायराइड की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। रोज अगर मान लो थायराइड का ग्लैंड स्वेल कर जाए, उसके अंदर गांठ बन जाए, एडिमा हो जाता है। एडिमा होने की वजह से स्वेल कर जाएगा। अगर मान लो उसके अंदर गांठ नहीं बनी तो हो सकता है कि आपका मेडिकली ट्रीट हो जाए, ठीक। अगर मान लो उसके अंदर गांठ बन गई है, सब कैसी है, कार्सिनोजेनिक है या नॉन कार्सिनोजेनिक है। अगर मान लो ज़्यादातर जो मैलिग्नेंट है या नॉन मैलिग्नेंट है, अगर मान लो ज़्यादातर जो थायराइड की हैं वो नॉन मैलिग्नेंट है, ठीक है, उसे एफएनएससी से आपका पता लग जाएगा। हाँ, और एक सीटी स्कैन की रिक्वायरमेंट रहती है कि भी कितना फैला है, कहाँ तक फैला है, और सारी चीज़ें। अगर मान लो हार्मोन्स ऊपर नीचे हैं जिनकी दवाइयाँ से बिनाइन आप निकाल देते हैं? सारे बिनाइन। अगर मान लो अगर कार्सिनोजेनिक भी है या मैलिग्नेंट भी है, उसका भी ऑपरेशन इसमें हम टोटल थायराइडक्टमी करते हैं। उसके बाद उसके आयोडीन थेरेपी। अब आते हैं हम टॉन्सिल पे। ये भी आप ही की उसमें आता है, मेडिकल टर्म्स के अंदर आप ही की स्ट्रीम में आता है। टॉन्सिल्स बढ़ जाते हैं या फिर अंदर से कोई इन्फेक्शन होती है, उसके लिए आप क्या? देखो, आमतौर पे ये बीमारियां बच्चों में, लाइट बोलते हैं, ज़्यादातर ये बीमारियां बच्चों में मिलती हैं। बच्चों में इम्यूनिटी तो होती नहीं, वो धीरे धीरे डेवलप हो रही है, तो होते हैं बच्चे, ज़्यादातर वो इन्फेक्शन के प्रोन होते हैं। और इन्फेक्शन हर तीसरे चौथे महीने में उनको होता रहता है, क्योंकि हर 2 से ढाई महीने में इंडिया में वेदर चेंज होता है, ठीक। तो अब मान लो किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया, पहले फेरेंजाइटिस होगा, फिर टॉन्सिल इन्फेक्शन, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा और टॉन्सिलाइटिस हो जाता है। आज के टॉन्सिलाइटिस का भी ऑपरेशन है यहाँ? हाँ, सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहले टाइम में हर कोई टॉन्सिल का ऑपरेशन कर देता है। आज के टाइम में इतनी अच्छी मेडिसिन आई हुई हैं, समझे, तो उससे क्या होता है कि अच्छी सी एंटीबायोटिक और अच्छा सा मेडिकल ट्रीटमेंट दोगे तो हो सकता है कि वो सबसाइड हो जाए, आपको रिक्वायरमेंट ना पड़े टॉन्सिलेक्टमी करने की। अगर मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट होने के बाद भी आपका ट्रीटमेंट उसको स्वेलिंग अभी बची हुई है, टॉन्सिलाइटिस अभी बचा हुआ है, या लंबे टाइम तक चलता रहा है, रेगुलरली आपका साल में 5 से लेके 10 के बीच में आपको एपिसोड हो रहे हैं इन्फेक्शन के, तो बेटर है कि आप उसको निकलवा लीजिए टॉन्सिलेक्टमी करके। डॉक्टर साहब, आपने बहुत सी जानकारी दी है हमारे व्यूवर्स को, और मैं चाहूँगा कि एक पहले डॉक्टर हांसी में ऐसे आए हैं ईएनटी स्पेशलिस्ट,
जिन्होंने 5 साल से लगातार यहाँ काली देवी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दी हैं। और जितनी भी टर्म्स मैंने इनसे पूछी है, मुंह में यानी कि लार निकलना या टॉन्सिल होना या जैसे इंडोस्कोपी करना कान के पर्दे की, ये सब डॉक्टर करते हैं। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अनिल चाहर जी एक कॉम्पिटेंट ENT यानी कि स्पेशलिस्ट हैं और सर्जन है, तो आप इनकी सेवाएं ले सकते हैं। फिर मैं बता रहा हूँ कि ये हॉस्पिटल मेम के बाग में और अपने जात धर्मशाला के बिल्कुल एडजेसेंट है, और डॉक्टर साहब की सेवाएं ले सकते हैं। डॉक्टर साहब 3 बजे से 6 बजे तक आपका खुलने का समय रहता है। अब जैसे मैं फुल टाइम यहाँ पे बैठता हूँ 6 बजे तक, उसमें कभी भी आप मेरे को आके दिखा लीजिए, कोई ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। थैंक यू ठीक है, डॉक्टर। अगर फिर भी लगेगी भी आपको ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो मेरा फ़ोन नंबर रहता ही है सबके पास, वो अब मेरे कंसल्ट कर सकता है। दोस्तों, अब आपको हिसार या दिल्ली नहीं भागना पड़ेगा या किसी और मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं भागना पड़ेगा। डॉक्टर चाहर, अनिल चाहर आपके यहाँ से शहर में आ गए हैं और अपनी सेवाएं बड़े रीजनेबल रेट्स पे यहाँ मिलती हैं और बहुत ही कॉम्पिटेंट डॉक्टर हैं। और सिटी हाँसी है। थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है, थैंक यू। देखते रहिए हाँसी क्या